हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर स्टार्ट किया है और उसका हम एक पोर्शन कर चुके हैं जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। उन क्वेश्चंस के अलावा हमने और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग सेकेंड पार्ट इसका कंटिन्यू कर रहे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Who was the founder of दमदमी टकसाल? दमदमी टकसाल के फाउंडर कौन थे? और आंसर आपके सामने है, गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक है, अब समझते हैं ये दमदमी टकसाल है क्या। सी, जब बैटल ऑफ खिदराना हुई थी 1705 में, आफ्टर द बैटल ऑफ खिदराना इन 1705, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने सोचा कि कहीं चल के थोड़ा रेस्ट लेते हैं। ठीक है जी, तो गुरु गोबिंद सिंह जी जो हैं तलवंडी साबो आ गए, तलवंडी साबो। ठीक है, अभी तलवंडी साबो में उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट लिया। ठीक है, और रेस्ट लेने को हम क्या कहते हैं, हॉल्टिंग प्लेस कहते हैं। ठीक है, ये वो जगह थी जहां पे उन्होंने हॉल्ट लिया, यानी कि विराम लिया युद्ध से। और इसके अलावा इसे हम ब्रीदिंग प्लेस भी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि यार बहुत टाइम हो गया कोई काम करते हुए, कोई एक्टिविटी करते हुए, और हम थक चुके हैं बहुत ज्यादा, तो चलो 2 पल सांस ले लेते हैं। ठीक है, उस तरह से हम बोलते हैं ना। तो एक तरह से ये क्या थी, ब्रीदिंग प्लेस थी तलवंडी साबो। ठीक है, तो तलवंडी साबो ब्रीदिंग प्लेस थी और इसी का नाम क्या पड़ गया, फिर ब्रीद करने के हिसाब से इसका नाम पड़ गया, जैसे कहते हैं ना दम लेना। ठीक है, तो दमदमा साहिब इसका नाम पड़ गया। ठीक है, तो इसलिए तो नामकरण इस तरीके से हुआ तलवंडी साबो का, दमदमा साहिब। अभी दमदमा साहिब जब गुरु गोबिंद सिंह जी रुके थे तो उन्होंने बहुत सारी क्रिएशन की, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जो क्रिएशन है वो क्रिएशन है श्री गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है जी, तो इन्होंने पूरी तरह से कंपाइलेशन कर दिया था श्री गुरु ग्रंथ साहिब का। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने जो बाकी की चीजें हैं, जैसे कि अभी हम डिस्कस करते हैं दमदमी टकसाल के बारे में। तो दमदमी टकसाल क्या था, देखिए ये एक तरह से, टकसाल का मतलब होता है मिंट, है ना, जहाँ पे पैसे वगैरह बनते हैं, सिक्के घड़े जाते हैं, उसको हम टकसाल बोलते हैं, मिंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो मिंट था, ये जो टकसाल था, ये पैसों का नहीं बल्कि ये ज्ञान का था। ठीक है, ये स्पिरिचुअलिज्म का था। तो इन्होंने एक स्कूल ओपन किया। ठीक है, स्कूल ऑफ नॉलेज इन्होंने ओपन किया। उस स्कूल के अंदर इन्होंने जो है चीजें सिखानी शुरू की स्टूडेंट्स को, ताकि वो उनको स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ दे। मतलब एजुकेशन के साथ साथ उनको धर्म की नॉलेज, उनको स्पिरिचुअलिज्म की नॉलेज भी मिलने लग जाए। ठीक है जी, तो दमदमा साहिब जो बना वो बना हाईएस्ट सीट ऑफ सिख लर्निंग। ठीक है, हाईएस्ट सीट ऑफ सिख लर्निंग। ठीक है, तो इस तरह से गुरु गोबिंद सिंह जी ने दमदमी टकसाल बनाई। और दमदमी टकसाल के फर्स्ट जो हेड थे, वो जो हेड बनाए उन्होंने, वो किन्हें बनाया, बाबा दीप सिंह। बाबा दीप सिंह को उनका हेड बना दिया था। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारे पास जो है दमदमी टकसाल की स्थापना हुई थी। और यहाँ पे फिर उन्होंने तख्त श्री दमदमा साहिब भी बनाया। ठीक है जी, तो तख्त श्री दमदमा साहिब भी इसी जगह पे है। ठीक है, लेकिन अगर मैं दमदमी टकसाल की प्रेजेंट लोकेशन की बात करूं, तो वहां तो बेटा फाउंडेशन हुआ था ना, तो अगर मैं इनकी प्रेजेंट लोकेशन की बात करूं तो इस समय ये कहां पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश, जो कि मेहता विलेज पड़ता है अमृतसर के पास, वहां पे है। ठीक है जी, तो मैं लिख देती हूँ, इसकी प्रेजेंट लोकेशन है गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश। ठीक है, मेहता विलेज पड़ता है। ठीक है, 40 किलोमीटर की दूरी है करीब इसकी अमृतसर से। राइट, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया फाउंडर ऑफ दमदमी टकसाल।
कौन है हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी। और फिर दमदमी टकसाल के बारे में हमने पूरी डिटेलिंग हासिल की कि जब बैटल ऑफ खिदराना हुई थी 1705 में, तो वहां पे उनको उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट लिया। कहाँ पे आके लिया? तलवंडी साबो में। तो वो बन गया उनका हॉल्टिंग प्लेस या फिर ब्रीदिंग प्लेस, और ब्रीदिंग प्लेस के हिसाब से उसका नाम पड़ गया दमदमा साहिब। ठीक है, और यही दमदमा साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का कंपाइलेशन किया। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने इस जगह को तख्त बना दिया, तख्त श्री दमदमा साहिब बना दिया। ठीक है, एक स्कूल उन्होंने स्टार्ट किया जो कि आगे चल के सिख लर्निंग के लिए हाईएस्ट स्कूल ऑफ लर्निंग बना। तो बाबा दीप सिंह उनके जो रहेंगे हेड रहेंगे। ठीक है, और फर्स्ट हेड वो थे, तो इसलिए दमदमी टकसाल यानी कि नाम मतलब तो होता था मिंट, लेकिन एक्चुअली में ये मिंट किस चीज का था, खजाना किस चीज का था? ये ज्ञान का, नॉलेज का। एक तरह से ये एक स्कूल था जिसमें सिखों को एजुकेशन भी दी जाती और साथ में उनको स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ा भी जाता। तो एक्चुअल मीनिंग इनके स्पिरिचुअल मीनिंग से ज़्यादा जुड़े हुए थे कि हर एक सिख किसी ना किसी जो है गुरु के साथ जुड़ जाए और उनकी जो है संत के साथ जुड़ जाए और उनकी बानी को आगे प्रोपोगेट करता रहे। ठीक है, प्रेजेंट लोकेशन की अगर हम बात करें तो दमदमी टकसाल प्रेजेंटली इस समय गुरुद्वारा दर्शन प्रकाश मेहता जगह है, विलेज है अमृतसर के पास, वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन दमदमी टकसाल के बारे में। लेकिन अभी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में। तो गुरु गोबिंद सिंह जी, इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 में पटना साहिब में हुआ। ठीक है, जब गुरु तेग बहादुर जी बहुत सारे ट्रेवल्स कर रहे थे तब उनकी वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट थी। तो उन्होंने सोचा कि जो उनकी वाइफ है वो अभी पटना साहिब में अपने जो है फैमिली के साथ वो वहाँ पे स्टे करें। तो वहाँ पे उन्होंने स्टे किया और गुरु तेग बहादुर जी फर्दर जो है वो ट्रैवल करने के लिए निकल गए थे। तो वहाँ पे जन्म हुआ था गुरु गोबिंद सिंह जी का। गुरु तेग बहादुर जी की इच्छा थी कि जब मेरे बेटा पैदा होगा तो उसका नाम मैं गुरु गोबिंद राय रखूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही अपने फादर की इच्छा के हिसाब से इनका नाम जो है वो रखा गया था। मदर का नाम तो आपको पता ही है, माता गुजरी जी, एंड फादर का नाम गुरु तेग बहादुर जी। स्पाउस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। माता जैतो जी, माता सुंदरी जी एंड माता साहिब कौर। देखिए इसके बारे में ना थोड़ा सा सभी जगह पे डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि गुरु साहब की जो थी 3 वाइफ्स थी। ठीक है जी, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि माता जैतो जी का ही दूसरा नाम था माता सुंदरी जी। ठीक है, और जब उन्होंने अमृत जो है शक लिया था तब उसके बाद उनका नाम पड़ गया था माता साहिब कौर। तो अलग अलग स्कॉलर्स की अलग अलग डिटेलिंग्स यहाँ पे दी हुई हैं। हमें जनरली जो MCQ आता है वो उनकी वाइफ्स के बारे में आता है, स्पाउस के बारे में आता है। तो आपको ये तीनों ही नाम याद रखने हैं। तीनों में से ऑप्शन में कोई 2 भी हो सकते हैं, कोई 1 भी हो सकता है, या फिर तीनों ही हो सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन सेट हो जाएंगे, ओनली वन, A एंड B, या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इस तरह से। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने डिस्कस करनी है वो है क्रिएशन ऑफ खालसा। देखिए जब गुरु तेग बहादुर जी का मार्टरडम हुआ था, जब उनको शहीदी दी गई थी, तब सभी जगह पे देखिए ये बात तो थी कि मुगल्स जो हैं बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ अपनी बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ाते जा रहे हैं सिखों पर भी और हिंदुओं पर भी। इसीलिए अभी कोई ना कोई एक स्टेप हमें उठाना पड़ेगा, कोई ना कोई एक इस तरह की आर्मी हमको तैयार करनी पड़ेगी जो कि इस सब एट्रोसिटीज़ के खिलाफ लड़ सके। ठीक है, तो अभी तो एक तरह से सिर्फ जो है हम लोग पीरी का कंसेप्ट लेके चल रहे थे, लेकिन उसके बाद से जैसे मीरी एंड पीरी का फाउंडेशन हुआ था उसी तरह से अभी इस चीज के अंदर और भी इम्प्रूवमेंट हो गया है और खालसा पंथ की स्थापना कर दी गई थी। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अभी खालसा की स्थापना उन्होंने कौन से साल में की थी तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो खालसा पंथ की स्थापना उन्होंने 1699 AD में की थी, राइट, जो कि वैसाखी वाला दिन था। और कहाँ पे की थी स्थापना? आनंदपुर साहिब। ठीक है, तो एक स्क्रीन ओपन करके हम इस सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो आनंदपुर साहिब में उन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी थी
देखिए खालसा शब्द का मतलब ही क्या होता है, खालसा का मतलब होता है प्योर, ठीक है। जो प्योर सिख हैं, जो सच में गुरु जी के सिख हैं, वो आए और अपने आप को प्रूव करें, ठीक है। तो इसीलिए खालसा पंथ की जब उन्होंने नींव रखी थी तो उस समय उन्होंने जो है सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया था, सभी को बुलावा भेज दिया था कि अनंतपुर साहिब में वैसाखी जो है सेलिब्रेट करेंगे, तो सभी यहाँ आ जाइए। अभी गुरुजी से सभी मिलना चाहते थे, तो करीब करीब कहा जाता है 80,000 जो सिख हैं, जो लोग हैं वहाँ पे मौजूद थे, वो वहाँ पे पहुँचे। और फिर सब लोग वेट कर रहे थे कि कब हमें गुरुजी के दर्शन होंगे। तो जैसे ही गुरुजी अपने वहाँ पे एक टेंट लगा हुआ था, टेंट में से बाहर आते हैं और आते ही गुरुजी बहुत जोर से बोलते हैं कि अगर तुम लोग अपने आप को सच्चा सिख बोलते हो तो कौन आएगा, मुझे एक सिर चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने सिर मांगा। सबसे पहले तो देखो सब लोग घबरा गए कि यार ये क्या हो गया, जो पहले लोग सबको विशेष कर रहे थे, अभी सब लोग एकदम से सन्नाटा सा छा गया, सभी लोग डरने लग गए थे। तो गुरुजी ने फिर से इन्हीं वर्ड्स को रिपीट किया, 3-4 बार उन्होंने इन्हीं वर्ड्स को रिपीट किया। और जैसे ही वो रिपीट कर रहे थे तो उनमें से एक, जैसे ही थर्ड टाइम उन्होंने रिपीट किया ये शब्द, तो जितने भी लोग थे उनमें से एक जो हैं भाई दयाराम, अभी सिंह नहीं बनेंगे, दयाराम, राइट। भाई दयाराम जी जो हैं खत्री थे, लाहौर के रहने वाले, ये आए और इन्होंने कहा कि गुरुजी मेरा सिर आपके लिए जो है मैं आपके को अर्पण करता हूँ। तो फिर गुरुजी उस पर्सन को, दयाराम को जो है वहां पर ले गए, टेंट में ले गए, और एकदम से बहुत जोर से आवाज आई तलवार चलने की, और बाहर खड़े सब लोग और ज्यादा डर गए। तो इसी तरीके से गुरुजी फिर से टेंट से बाहर आते हैं और फिर एक और सिर का जो है डिमांड करते हैं। तो इसी तरह से 5 बार उन्होंने सर की डिमांड की और 5 जो लोग हैं वो आए, ठीक है। तो वो जो 5 लोग आए, ठीक है, जब उन सभी बाहर खड़े लोगों को लग रहा था कि भाई अब वो लोग तो मर चुके हैं, उनकी तो शहादत हो गई है, ठीक है, लेकिन उनको एक ये थोड़ा सा हौसला हो गया था कि चलो अभी गुरुजी जो है उनकी डिमांड बंद हो गई है हेड के लिए, तो वो अभी बाहर नहीं आ रहे हैं टेंट में से। तो थोड़ी देर बाद जब गुरुजी टेंट में से बाहर आते हैं तो उनके साथ वही 5 लोग होते हैं जिनको मातृडम हासिल हुआ था, ठीक है। यानी कि लोगों की नजर में जिन लोगों ने अपना शीस न्यौछावर कर दिया था, वो 5 लोग जिंदा हो गए थे अचानक से, ठीक है जी। तो सबने उनको, सभी भीड़ में जितने भी लोग थे, सबने उनको सत श्री अकाल बुलाया और फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने बताया कि क्या है। तो उन्होंने जो है 5 प्यारे बनाए, ठीक है जी। यानी कि ये गुरु के सच्चे प्यारे हैं जिन्होंने बिना किसी डर, बिना किसी हेजिटेशन के गुरु जी को अपना सिर तक देने के लिए, अपने जिंदगी तक देने के लिए तैयार हो गए थे। तो वो 5 प्यारे जो हैं वो आए, ठीक है। तो वो ऑरेंज कलर के क्लैड में थे, मतलब काफी अच्छे उनके कपड़े थे, और उसी तरह से गुरुजी ने भी ड्रेसअप किया हुआ था। उन्होंने भी सेम तरीके के क्लोथ्स पहने हुए थे। जैसे कि ऑरेंज और येलो कलर हम लोग शगन का कलर मानते हैं ना, कि कुछ अच्छी सेरेमनी होती है तब हम इस तरह के कलर्स वगैरह जो है वो पहनते हैं। तो वो ऑरेंज कलर के क्लैड वगैरह के अंदर वहां पे आए थे। तो गुरुजी ने उनको भी अमृत छकाया और खुद भी उनके हाथ से अमृत छका। तो सबसे पहले उनको अमृत छका के उनको बैप्टाइज किया, यानी कि उनको पवित्र किया, और उसके बाद खुद उनके हाथ से उन्होंने अमृत छका, ठीक है। तो कई बार ना हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 5 प्यारों के नाम बता दीजिए, ठीक है। तो हम लोग नाम लिख लेते हैं इनके। तो सबसे पहले तो दयाराम, उसके बाद धर्मदास, फिर मोहकम चंद, राइट, उसके बाद साहिब चंद, एंड लास्ट के अंदर हमारे पास हिम्मत राय। तो जैसे ही ये 5 प्यारे बनते हैं, जैसे ही अमृत छका जाता है, इन सब के नाम के पीछे क्या लग जाता है? सिंह लग जाता है, ठीक है जी। तो गुरु जी ने जो है सिंह शब्द खुद के नाम के साथ भी इस्तेमाल किया और 5 प्यारों के नाम के साथ भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा गुरु जी ने कहा जहां पे भी 5 प्यारे इकट्ठे होंगे वहां पे मैं अपनी प्रेजेंस जो है बताऊंगा, ठीक है। तो वहीं पे गुरु जी ने कहा कि जहां पे 5 प्यारे इकट्ठे होंगे समझ लेना गुरु जी खुद वहां पे प्रेजेंट है। और 5 प्यारे जो है
हैं वो आगे चल के सभी सिखों को बैप्टाइज कर सकते हैं, उन सबको अमृत छका सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से खालसा की स्थापना हुई थी। लेकिन खालसा की जो स्थापना हुई थी वो देखिए मोरल कैरेक्टर को तो इम्प्रूव करती ही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि किसी को भी ना अत्याचार नहीं सहना है, अत्याचार के खिलाफ जो है लड़ना है। तो काफी सारे उन्होंने मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, काफी सारे प्रिंसिपल्स वगैरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने बताए थे, जैसे कि खालसा पंथ में एंटर करना है तो सभी को अमृत छकना होगा। ठीक है, उसी के बाद उनको खालसा कहा जाएगा। हर एक खालसा को सिंह शब्द इस्तेमाल करना जरूरी है और हर एक खालसा विमेन को कौर शब्द इस्तेमाल करना जरूरी है। खालसा को 5 के अपने साथ रखने हैं। आपने सुना होगा ना 5 केस के बारे में, तो 5 केस, केश, कंगा, कड़ा, कछेरा एंड किरपान, तो ये सारे 5 के जो है उनको रखना जरूरी है। ठीक है, खालसा जो है वो एक भगवान में बिलीव करेगा और बहुत सारे गॉड, गॉडेसेस और आइडल वर्शिप स्पेशली इन सब में बिलीव नहीं करना है। एक खालसा को क्या वचन है कि वो सुबह उठे और नहाने धोने के बाद 5 बानी जो हैं उनका रिसाइटेशन करे, जैसे कि जपजी साहिब है, जाप साहिब है, आनंद साहिब है, सेवैये हैं एंड चौपाई है। फिर क्या कहा गया था कि दसवंड सिस्टम, जो पहले हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था दसवंड सिस्टम, तो हर एक खालसा को जो है वो दसवंड सिस्टम का जो है एडॉप्शन करना चाहिए, ऑनेस्टली अपनी जिंदगी को जीना चाहिए और 1/10वां हिस्सा अपनी इनकम का जो है डोनेट करना चाहिए। ठीक है, किसी तरह की कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए और खालसा जो है उनको वेपन्स भी वियर करने चाहिए सो दैट आगे कोई भी तरह की रिलीजन को लेके वॉर क्रिएट होती है, जो रिलीजियस वॉर होती है, उसके लिए हम लोग जो है वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। खालसा को नशे वगैरह से दूर रहना चाहिए। ठीक है, उनको मीट नहीं खाना, तो इस तरह के उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे। एंड जब भी एक खालसा दूसरे खालसा से मिलेगा, जब ये एक दूसरे से मिलेंगे तो इनके मुंह से जो विश निकलनी चाहिए वो निकलनी चाहिए, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ठीक है, तो इस तरह के कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो दिए गए थे गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज में नहीं पूछे जाएंगे, तो इसको हमने जस्ट सिर्फ डिटेल्स के अंदर थोड़ा सा डिस्कस किया कि क्या चीज होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक मसंद सिस्टम, याद है आपको चल रहा था मसंद सिस्टम, तो मसंद सिस्टम जो है गुरु गोबिंद सिंह जी ने एंड कर दिया। ठीक है, क्योंकि मसंद सिस्टम में देखिए फंड कलेक्शन था। ठीक है, और फंड्स की वजह से काफी सारे लोग ना करप्ट हो गए थे। ठीक है, सेल्फिश हो गए थे, जो मसंद थे वो सेल्फिश हो गए थे, ग्रीडी हो गए थे। ठीक है जी, और ये सब पहले से ही चल रहा था, जब गुरु तेग बहादुर जी थे ना गुरु गद्दी पे, तब से ही इस मसंद सिस्टम में काफी करप्शन आ गई थी। ठीक है, इसीलिए फिर अभी गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या सोचा कि यार इस तरह के सिस्टम को ही खत्म कर देते हैं, तो इन्होंने मसंद सिस्टम को एंड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी, मसंद सिस्टम को एंड किया। ठीक है, और भी बहुत सारे जो है इन्होंने काम किए। इसके अलावा एक हमारे पास ना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं इनकी बैटल्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए बैटल्स जो हैं वो 2 कैटेगरीज में, एक तो प्री खालसा यानी कि खालसा पंथ की स्थापना होने से पहले जो बैटल्स लड़ी हैं, और एक आती हैं पोस्ट खालसा यानी कि खालसा पंथ की स्थापना होने के बाद जो बैटल्स लड़ी गई हैं। देखिए हमें सारी की सारी बैटल्स जो है याद नहीं रखनी है, बिकॉज जो बैटल्स हैं वो मुगलों के बीच में और इनके बीच में लड़ी गई हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी जो थे हिल चीफ्स थे, उनके साथ भी जो है बैटल लड़ी गई है। क्योंकि देखो पूरी इंडिया के ऊपर राज करने वाले मुगल थे, तो मुगल जिनको ऑर्डर कर देते थे कि उनके खिलाफ लड़ना है जाके, अगर तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन चाहिए तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो चीफटेन्स और हिल स्टेट्स के जो राजाज वगैरह थे वो सब इनके विरुद्ध जो है वो लड़ते थे। ठीक है, और लड़ने का रीजन क्या था कि जो हमारा सिख धर्म है उसके अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी चल रही थी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जो है पॉपुलर हो चुका था
था, तो मुगलों को कहीं ना कहीं डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन जो है हम सब लोग जो है पीछे रह जाएं और सिखिज्म जो है वो पूरे इंडिया के ऊपर राज करने लग जाए। तो इसीलिए उनको थोड़ा सा इस बात का डर रहता था, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, ऐसा हमें जो है होने नहीं देना है। तो देखिए, मेजॉरिटी जो आपकी जो बैटल्स हैं उनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं जो हम जरूर यहां पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि सेकंड बैटल ऑफ आनंदपुर साहिब, ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ आनंदपुर साहिब। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा जितना भी हमने डिस्कशन किया है। तो अब हम बैटल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से एक स्क्रीन ओपन कर लेती हूँ और आप इस चीज़ को समझ लीजिए, राइट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं इंपॉर्टेंट बैटल्स के साथ, और उन इंपॉर्टेंट बैटल्स के अंदर हम सबसे पहली जो अपनी बैटल लेके चलते हैं वो बैटल आती है हमारे पास, बैटल ऑफ सेकेंड बैटल ऑफ आनंदपुर साहिब। राइट, सेकेंड बैटल ऑफ आनंदपुर साहिब। नाउ अभी क्या हुआ था सेकेंड बैटल के अंदर, तो देखिए जैसा कि हमें पता है कि जो हिल स्टेट्स थे उनके जो राजा थे वो बहुत जेलसी फील करते थे गुरुजी की जो बढ़ रही पॉपुलैरिटी है उससे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुगलों की हेल्प ली, ठीक है। उससे पहले उन्होंने कहा था गुरुजी को कि आप जो है आनंदपुर साहिब लीव कर दीजिए, ठीक है, यू शुड लीव आनंदपुर साहिब, ठीक है। लेकिन गुरुजी नहीं माने, गुरुजी जो है नहीं माने, उन्होंने ये डिमांड रिजेक्ट कर दी। फिर उन हिल चीफ्स ने क्या कहा, उन हिल चीफ्स ने जाके मुगलों के साथ, जैसे वजीर खान वगैरह हैं, सरहिंद के फौजदार वगैरह थे, इनको जाके बता दिया कि भाई यार इस तरीके से वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं, तो हमें उन पे अटैक करना चाहिए, ठीक है जी। तो आनंदपुर साहिब के अंदर फिर सभी ने मिलके जो है, हिल चीफ्स ने और मुगलों ने मिलके जो है गुरुजी पे अटैक कर दिया, ठीक है जी। लेकिन गुरुजी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे इन सब चीजों के लिए, तो उन्होंने बहुत ही बहादुरी और वीरता से इस तरह के जो बैटल हुई थी इसको जीत लिया था, कंटिन्यू किया था, ठीक है जी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ था कि जो एनिमी था, यानी कि जो हिल चीफ्स और मुगल थे, उन्होंने सब जगह से चारों तरफ से जो है किले को घेर लिया था, ठीक है। आनंदपुर साहिब को सभी जगह से जो क्या कर लिया था, बिसीज कर लिया था, यानी कि घेर लिया था, घेराबंदी हो गई थी, ठीक है। तो बहुत सारे सिख जो थे वो बैटल कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे कि चारों तरफ से तो घिर चुके हैं यार, कैसे लड़ें, ठीक है। तो फिर जो है आनंदपुर साहिब में काफी सारे जो सिख थे वो डिमांड करने लगे कि गुरुजी को कि हम चलते हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं आनंदपुर साहिब। तो गुरुजी ने मना कर दिया कि नहीं, हम छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कुछ 40 सिख थे जिन्होंने एक बेदवा लिख दिया, बेदवा एक डेक्लरेशन होता है, ठीक है, एक बेदवा लिख दिया। उस बेदवा में कहा कि ना तो आप हमारे गुरु हैं और ना हम आपके सिख हैं। तो अपनी जान का डर मनाते हुए वो लोग वहां से चले गए, ठीक है जी। तो जब ये लोग यहाँ से चले गए थे तब इनकी जो विमेन है, यानी कि इनकी जो वाइफ है, इनकी जो फैमिली है, उन लोगों ने इनको बहुत ज्यादा दुत्कारा, ठीक है, कि तुम अपनी जान की जो है परवाह करके गुरुजी को वहां पे छोड़ के आ गए, और गुरुजी और उनके ने कितनी शहादतें दी हैं, अपने पिताजी की शहादत दे दी थी उन्होंने, वो सब चीजें आपको याद नहीं आई है ना। तो इस तरह से उनको बहुत सारी लानतें मारी। तो और वहां पे रोल आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीमेल वॉरियर का, जिनका नाम था माईपा गो, ठीक है, माईपा गो या फिर माता पाग कौर, ठीक है। तो माई पागो ने इन सबको रीयूनाइट किया 46 को और कहा कि चलो गुरुजी के पास चलते हैं, उन्हें हमारी जरूरत है, ठीक है। तो इस फेज को हम एक बार यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे चल के इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जैसे उसके बाद जब इतना सब कुछ हो गया तो माता गुजरी जी ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी को कि देखिए अब हमें जो है आनंदपुर साहिब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो माता गुजरी जी के कहने पे उन्होंने आनंदपुर साहिब को लीव कर दिया। तो फाइनली आनंदपुर साहिब उन्होंने लीव कर दिया। तो जैसे ही वो आनंदपुर साहिब जाते हैं तो आगे चलते हैं, शाह टिब्बी की तरफ जाते हैं, वहां पे मुगल उनको चेज करते हैं, ठीक है। वहां पे भी बैटल होती है, बहुत सारे सिख वहां पे मार्टर्ड हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे आगे आगे चल के गुरु साहिब जो हैं वो सिरसा नदी के किनारे पे पहुंचते हैं, और सिरसा नदी के किनारे के ऊपर भी उनकी जो है वो
बैटल होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए बैटल रहेगी, बैटल ऑफ सिरसा। ठीक है, तो बैटल ऑफ सिरसा, सिरसा नदी के किनारे पे जैसे ही पहुंचते हैं गुरु साहिब और उनके जो है 4 साहिबजादे और बाकी के सिख जो पहुंचते हैं, तो वहां पे जो है फिर से मुगल्स अटैक कर देते हैं बीच रास्ते में। क्योंकि देखो ये चीज तो गलत है ना कि हमने चलो लीव कर दिया है अनंतपुर साहिब, हमने आपकी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस मान ली है, तो आप पीछे से तो वार मत कीजिए। तो उन्होंने जो है वो मौका देख के जो है पीछे से वार करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे जो सर्कमस्टांसेस में बहुत सारे जो सिख हैं उनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और काफी सारे लोग, गुरुजी के साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो सिरसा नदी में जंप कर गए थे। ठीक है, सिरसा रिवर में। और सिरसा रिवर में उन दिनों में ना फ्लड आ रहे थे, बहुत ज्यादा फ्लडेड हुई पड़ी थी सिरसा रिवर, और इन फ्लड्स की वजह से बहुत सारे तो सिख ड्रॉन हो गए। ठीक है, वो डूब गए, और काफी सारे जो लिखित लिटरेचर थी ना, वो लिटरेचर भी आज हमारे पास होती, लेकिन अभी वो ड्रॉन हो चुकी थी, तो काफी सारी लिटरेचर का लॉस भी हुआ। ठीक है, तो इसी तरह का जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था नदी के वजह से, नदी के बहाव की वजह से। ठीक है, तो उसी कंफ्यूजन के अंदर बहुत सारे सिख और जो 2 यंगर साहिबजादे थे, यंगर साहिबजादाज, एक तो साहिबजादा जोरावर सिंह एंड दूसरे थे साहिबजादा फतेह सिंह, ये जो है गुरुजी से बिछड़ गए। ठीक है, माता गुजरी जी भी इनके साथ ही थी, तो गुरुजी से बिछड़ गए और ये वहां से सेपरेट हो गए, और उसके बाद इनको जो है बंदी बना लिया गया था। ठीक है, उसके बाद जब आगे चलते हैं गुरुजी रिवर सिरसा को क्रॉस करने के बाद, ठीक है, तो ये तो पहुंचते हैं चमकौर। ठीक है, तो फिर अगली जो बैटल होती है वो होती है बैटल ऑफ चमकौर साहिब। ठीक है, तो चमकौर साहिब पहुंचते हैं, वहां पे बहुत ही वेलेंटली इनके जो 2 पुत्र हैं, जो इनके जो बड़े साहिबजादे थे दोनों, साहिबजादा अजीत सिंह जी एंड साहिबजादा जुझार सिंह जी। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ही वीरता के साथ लड़ाई की, और उस वीरता की लड़ाई के साथ साथ उनका जो है मार्टरडम हासिल हो गया, यानी कि उनको भी शहादत हासिल हो गई। इसी तरह से जो 5 प्यारों में से 3 प्यारे थे, ठीक है, वो भी मार्टरडम हासिल कर गए, उनकी भी जो है मृत्यु हो गई थी लड़ते लड़ते। उनमें से थे साहिब सिंह, मौकम सिंह एंड हिम्मत सिंह। ठीक है, तो इन सब की जो है वो डेथ हो गई थी। और इसके अलावा जो है चमकौर साहिब में धीरे धीरे जो है बहुत कम लोग रह गए थे गुरुजी के साथ, बहुत सारे लोग जो हैं वो जो है मार्टरडम हासिल कर चुके थे। तो फिर गुरु साहब और उनके जो 2 प्यारे रह गए थे, 5 प्यारों में से 2 प्यारे रह गए थे, वो वहां से जगह लीव कर गए, और लीव करते हुए वो पहुंच गए खिदराने में। ठीक है, अभी खिदराने में आते हैं, तो खिदराने की टाब में जो वहां पे वो सेटल होने का सोचते हैं कि चलो यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे फिर से मुगल उनके ऊपर अटैक करवा देते हैं। ठीक है, फिर से मुगल्स का अटैक हो जाता है खिदराने में। तो अभी खिदराने में जब उनको पता है कि उनके साथ और लोग नहीं हैं, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे खिदराने के ही जो सिख होते हैं ना, वही उनको ज्वाइन कर लेते हैं। इसके अलावा अभी जो बीच में हमने छोड़ा था उसके ऊपर वापस आते हैं। वो जो 40 सिख थे जिन्होंने बेदवा लिखा था, वो माई भागो की कमांड के अंडर आते हैं और गुरु जी को फिर से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, तो बहुत ही वेलेंटली जो है खिदराने की बैटल लड़ी जाती है। तो बैटल ऑफ खिदराना हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है अगेन हमारे लिए। तो जितनी भी बैटल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खिदराने की बैटल हुई थी, और खिदराने की बैटल में माई भागो भी पूरी तरह से जख्मी हो गई थी, और वो जो 40 सिख थे वो भी सब शहीदी हासिल कर चुके थे। इन 40 सिखों के लीडर का नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो इनके जो लीडर थे वो लीडर थे भाई महन सिंह, भाई महन सिंह। ठीक है, नाउ अभी जब माई भागो जख्मी हालत में थी, वाउंडेड हालत में थी, तो माई भागो को पानी वगैरह पिलाने गुरु साहिब जी गए, और गुरु साहिब जी को माई भागो ने बताया कि किस तरह से वो जो 40 सिख थे जो आपको छोड़ के चले गए थे, उन्होंने ही आज इस बैटल को हमें जितवाया है। ठीक है, तो गुरु जी जो है उन सभी 40 सिखों के पास गए, उनकी जो है डेड बॉडीज उन्होंने देखी। उनमें से उनके जो लीडर थे भाई महन सिंह जो थे, वो अभी भी कुछ सांसें ले रहे थे, आखिरी सांसें ले रहे थे।
तो उनके हाथ में बेदवा था, वही बेदवा जो इन्होंने साइन किया था। उन्होंने गुरुजी से माफी मांगी और कहा कि गुरु साहब आप ये बेदवा फाड़ के फेंक दीजिए ताकि हम लोगों को मुक्ति मिल जाए, क्योंकि हमसे जो पाप हुआ है उसको सिर्फ आप ही हमें मुक्त कर सकते हैं, मुक्ति दिला सकते हैं। तो गुरुजी ने उनके सामने महन सिंह जी के सामने जो है उस बेदवा को टॉर्न कर दिया, यानी कि उसको फाड़ दिया। तो उस बेदवा को फाड़ने के बाद जो है अब असली में उनको जो है उन 40 सिखों को जो है वो मुक्ति मिली। ठीक है, क्या मिल गई? मुक्ति। ठीक है, तो उनके मुक्ति के द्वार खुल गए और इसी वजह से खिदराने का नाम बदल के मुक्तसर साहिब रख दिया गया। ठीक है, तो ये थी खिदराने की बैटल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स जो हैं, तो उन 40 जो लोगों ने, जो सिखों ने मुक्ति हासिल की है, उन्हीं मुक्तों के अकॉर्डिंग जो है जगह का नाम मुक्तसर साहिब रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बैटल्स जो गुरु साहिब ने लड़ी हैं अपनी जिंदगी के अंदर, ठीक है, ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है जी, तो इन सब के जो हैं आपको सभी पॉइंट्स जो हैं आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग वापस चलते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ रहे थे क्रिएशन ऑफ खालसा, खालसा का क्रिएशन हुआ था। उसके बाद जी वर्क्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जाप साहिब, बछित्तर नाटक, अकाल उस्तत, शास्त्र नाममाला, चंडी दीवार, जफरनामा, कंपाइलेशन ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, अभी जफरनामा के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। जफरनामा एक लेटर था, बहुत ही गुस्से भरा लेटर, जो कि पर्शियन भाषा में लिखा गया था गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा। किसको भेजा गया था ये लेटर? औरंगजेब को। उन्होंने औरंगजेब को जो है वो बताया कि ये तो आपकी कोई लड़ाई करने की नीति नहीं हुई, अगर आपको युद्ध करना था तो आपको बताना चाहिए था, ओपनली जो है युद्ध करना चाहिए था, आम लोगों के ऊपर आपने क्यों अटैक किया। ठीक है, तो इस तरह से काफी जलील किया औरंगजेब को और बहुत ही गुस्से भरा ये पत्र था जफरनामा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा 2018 पीसीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि जफरनामा जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा जो है जफरनामा लिखा गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद गुरु जी जो है वो नंदेड़ चले जाते हैं। ठीक है, हजूर साहिब हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नंदेड़ चले जाते हैं और नंदेड़ में वहां पे जाने से पहले वो बंदा सिंह बहादुर जो हैं उनको जो है बुलाते हैं, पंजाब बुलाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से हमें अपनी बैटल जो है वो आगे कंटिन्यू करनी है औरंगजेब और बाकी मुगलों के विरुद्ध। ठीक है, लेकिन इसी बीच में गुरु जी के ऊपर 2 अफगानी जो हैं वो अटैक कर देते हैं। ठीक है, और वो जो अफगानी अटैक करते हैं वो बहुत ही ज्यादा मतलब उनको वाउंड्स दे देते हैं, बहुत ही ज्यादा गहरे जख्म होते हैं, जिसकी वजह से कुछ टाइम उनका इलाज तो चला, लेकिन वो जो है उन घाव की वजह से उनके जो नासूर बन जाते हैं घाव, उनकी वजह से उनकी जो है वो डेथ हो गई थी। तो 3 अक्टूबर 1708 में नंदेड़ के अंदर जो है गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ हो गई थी। लेकिन डेथ होने से पहले गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी गुरु गद्दी, जैसे कि सभी गुरुओं ने अपनी गुरु गद्दी ऑलरेडी अपने जाने से पहले ही गुरु गद्दी किसी आगे सक्सेसर को दे दी थी, उसी तरीके से गुरु गोबिंद सिंह जी ने जाते जाते लास्ट टाइम कहा था कि इसके बाद आपके लिए ह्यूमन गुरु का कंसेप्ट खत्म होता है। ठीक है, और अब आपके जो आगे गुरु होंगे वो होंगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, इसीलिए जो ग्रंथ साहिब है ना, उनके नाम के साथ हम श्री गुरु जोड़ते हैं, तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब, क्योंकि वो तो ग्रंथ था, एक पोथी थी ना। ठीक है, तो उस पोथी को ही गुरु साहिब का दर्जा दे दिया था गुरु गोबिंद सिंह जी ने, इसीलिए उनके नाम के साथ हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये शब्द जोड़ते हैं। ठीक है, तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब अब आगे चल के आपके हमेशा के लिए जो रहेंगे वो गुरु रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा वो कह के चले गए और ये भी उन्होंने कहा कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ठीक है, तो इस तरह से जो है गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी जो है देह त्याग दी और वो इस दुनिया को छोड़ के हेवनली अबॉर्ड के अंदर चले गए। ठीक है, तो ये थी हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में कुछ चीजें। ठीक है, कुछ पॉइंट्स, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जितनी भी हमने बैटल्स वगैरह हमने पढ़ी हैं, इन सबको प्लीज़ अच्छी तरह से आप लोगों ने स्टडी करना है। अब आगे चलते हैं हम, इनके रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि
अभी आ गया हमारे पास क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे थे, नेम द सिख विमेन हु एक्टेड एज वन ऑफ द बॉडीगार्ड्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी एंड ऑल्सो फॉट द वॉर विद मुगल्स इन 1705। तो खिदराने की बैटल जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी उसमें जिक्र हुआ था माई भागो का, ये वही सिख विमेन वॉरियर हैं जो लड़ी थी। ठीक है जी, तो माई भागो या फिर इनका नाम था माता भाग कौर, माता भाग कौर। ठीक है, तो खिदराने की बैटल जो है उसमें इनका बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका रोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, द लैंग्वेज इन विच गुरु गोबिंद सिंह जी क्रिएटेड हिज पोइट्री। वो अपनी पोइट्री, देखिए गुरु गोबिंद सिंह जी को बहुत तरह की भाषाएं आती थी। ठीक है, पर्शियन वगैरह, संस्कृत भाषा, ठीक है, बहुत भाषाएं उनको आती थी। बचपन से ही वो बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर इंटेलिजेंट थे, ये कहूंगी मैं। ठीक है, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो पोइट्री है वो किस भाषा में लिखनी स्टार्ट कर दी थी? वो ब्रिज भाषा के अंदर स्टार्ट की थी। तो छोटा सा फैक्चुअल है, इसको हम याद करके जरूर चलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, बैटल ऑफ चमकौर साहिब वाज फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ मुगल एम्पायर एंड दैट ऑफ, ऑब्वियसली अभी हमने डिस्कस किया है बैटल ऑफ चमकौर साहिब के बारे में। तो गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ जो है मुगलों की लड़ाई हुई थी चमकौर के अंदर, इसीलिए उस बैटल का नाम क्या पड़ गया? बैटल ऑफ चमकौर साहिब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गुरुजी को जो है हंटिंग वगैरह पे जाते थे और एक रॉयल जिंदगी वो जीते थे। देखिए, ठीक है, तो जैसे उनके दादाजी जो है रॉयल जिंदगी जीते थे, कलगी वगैरह धारण करके रहते थे, उसी तरह से उन्होंने भी अपनी लाइफ जो है इसी तरह से जी है। ठीक है, तो जब भी वो गुरुजी किसी भी तरह के टूर पे, हंटिंग टूर पे जाते थे या फिर लंगर स्टार्ट होता था या किसी भी तरह के वॉर पे जाते थे तो नगाड़ा जरूर बजता था। ठीक है, नगाड़ा जरूर बजाया जाता था और गुरुजी ने जो नाम था, वो जो नगाड़ा था गुरुजी का, उसका नाम क्या था? रंजीत नगाड़ा। यही क्वेश्चन हमें पूछा गया है। द नगाड़ा वॉज बीटन एट द टाइम ऑफ द स्टार्ट ऑफ वॉर, जब भी वॉर शुरू होगी। वेन एवर 10th गुरुजी वेंट ऑन हंटिंग टूर्स पे जाते थे। एंड एट द स्टार्ट ऑफ द लंगर, जब भी लंगर स्टार्ट होता था तो नगाड़ा बजता था, तो उस नगाड़े का नाम हमें पूछा गया है। तो नगाड़े का नाम था रंजीत नगाड़ा। अच्छे क्वेश्चन है। देखिए काफी सारी चीजें हम लोगों ने जो रिलेटेड हैं वो पढ़ ली हैं, लेकिन ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो पेपर में हमें पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 30th March 1699 गुरु गोबिंद सिंह जी लेड द फाउंडेशन ऑफ विच हिस्टोरिकल पंथ एट श्री आनंदपुर साहिब जी। तो ये भी बेटा हमने डिस्कस किया है कि इन्होंने जो है किस हिस्टोरिकल पंथ की स्थापना की थी, और इसका आंसर क्या है? खालसा पंथ। ठीक है, तो बेटा 1969 तो हमने देख लिया था, 30th March हमने उस समय नहीं लिखा था बिकॉज क्वेश्चन में आना था। ठीक है, तो वैसे भी डेट जो है इतनी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, लेकिन ईयर जो है वो आपके लिए याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हेड ऑफ द 40 मुक्ताज हु गॉट मार्टरडम इन द बैटल ऑफ खिदराना। ये देखिए जैसा कि हमने डिस्कस किया था वैसा ही हो रहा है। ये भाई महन सिंह जो हैं उनके बारे में है, ये आप ठीक कर लीजिए प्लीज, इट्स भाई महन सिंह, राइट। भाई महन सिंह जी जिन्होंने खिदराने की बैटल में 40 मुक्ताज को लीड किया था। अभी ये बेदवा देते हुए गुरु साहिब को कि आप इस बेदवा को जो है हमारे सामने फाड़ दीजिए, ठीक है, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा पिक्चर में भी हम देख सकते हैं भाई महन सिंह के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लेस नॉन एज गुरु की काशी। हाँ जी, अभी एक पॉइंट हम वहां पे डिस्कस करना भूल गए थे, दमदमी टकसाल जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय हमने जब कहा था गुरुजी जब सारे कामों से निर्वृत्त होके वहां से जा रहे थे, जब तलवंडी साबो को छोड़ के जा रहे थे, तब उन्होंने तलवंडी साबो को एक ब्लेसिंग दी थी कि ये आगे से कहलाएगी गुरु की काशी। ठीक है, कि गुरु जी यहाँ पे रुके थे तो ये गुरु की काशी कहलाएगी। तो दमदमा साहिब जो है वो गुरु की काशी के लिए फेमस है। पूरा का पूरा तलवंडी साबो मैं कहूंगी जो है गुरु की काशी के नाम से फेमस है। तो पूरी की पूरी जगह को ही ब्लेस किया था गुरु गोबिंद सिंह जी ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेम द 5 डिसाइपल्स हु वर चूजन एज पंच प्याराज बाय गुरु गोबिंद सिंह जी। तो हमने देखो क्लास में डिस्कस किया है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, तो उनके नाम है दया सिंह जी,
धर्म सिंह, हिम्मत राय, मौकम सिंह एंड साहिब सिंह। ठीक है, तो बाद में इनको जो है, और ये देखिए अमृत जो है बनाया जा रहा है, आप फोटो में देख सकते हैं कि अमृत जो है वो बनाया जा रहा है, खंडे दी फूल कहने हैं इनू आपा। ठीक है, और यही अमृत जो है वो छकाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अकाल तख्त, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि अकाल तख्त साहिब कहाँ पे सिचुएटेड है, ये अमृतसर साहिब के सामने, बिल्कुल सामने जो है अकाल तख्त साहिब जो है वो सिचुएटेड है। तो ये तो हमने लास्ट की क्लास में डिस्कस कर लिया था, आप प्लीज उसको रिवाइंड जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द किंग हु गोल्ड प्लेटेड श्री हरमंदर साहिब, ये भी हमने डिस्कस किया था और तभी से नाम गोल्डन टेम्पल पड़ने लगा था। तो महाराजा रणजीत सिंह ने जो है बहुत सारा गोल्ड डोनेट किया था हरमंदर साहिब को गोल्ड प्लेटेड बनाने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तभी इसका नाम जो है, जगह का नाम हरमंदर साहिब का जो नाम पड़ा बाद में गोल्डन टेम्पल पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आगे हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अच्छा, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, आगे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, बंदा सिंह बहादुर के बारे में। आने वाले जो हमारी क्लासेस होंगी, जो लेक्चर्स होंगी, उनके बारे में हम वहां पे डिटेलिंग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द एपिक एज पंजाब वॉज नॉन एज। ठीक है, एपिक एज के अंदर पंजाब का क्या नाम था? देखिए, अगर मैं पंजाब के नाम के ऊपर आती हूँ, ठीक है, तो इसका बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम एज वाइज चलते हैं। ठीक है, एपिक एज मतलब वो एज होती है जब हमारे महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ लिखे हुए थे। ठीक है जी, तो एपिक एज में पहुंचने से पहले हम एंशियंट एज में चलते हैं, एंशियंट एज में चलते हैं। तो एंशियंट एज जब थी हमारी, यानी कि जो एरिया, जिस एरिया के अंदर हमारे जो हड़प्पन सभ्यता वाले लोग रहते थे, उस एज में पंजाब का नाम क्या था? ठीक है, तो उसको ना थोड़ा सा पहले समझते हैं इन चीजों को। देखिए बेटा, यहाँ पे हम एक हल्का सा ना मैप ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि इंडस नदी आपको दिखाई दे रही है ना, ये मैप है, उसी को मैंने छोटा सा बना के यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो इंडस नदी यहाँ से बह रही है। ठीक है, और इंडस नदी के आसपास ये उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, जैसे कि झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलुज, रावी। ठीक है, तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज रिवर यहां से बहती हैं और इस एरिया के अंदर सेटलमेंट हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यानी कि हमारी हिंदुस्तान की सबसे पहली सभ्यता जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। इंडस वैली यानी कि इंडस रिवर की वजह से जो वैली क्रिएट होती है, जो घाटी क्रिएट होती है, उस घाटी के अंदर जो लोग रहते थे, सिविलाइजेशन मतलब होता है अभी लोग जंगल वंगल वाले इलाकों से निकल के सेटल होने लगे थे। ठीक है, तो जब अपन लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हमें देखना पड़ता है कि उससे पहले का क्या फेज था। ठीक है, तो हम लोग एक प्री हिस्ट्री नाम से पढ़ते हैं, जहाँ पे हम पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक चीजों को पढ़ते हैं और वहां पे देखते हैं कि लोग किस तरह से जंगलों के अंदर रहते थे, जिन्हें हम जैसे जंगली टाइप के लोग होते थे, वैसा ही जानवरों की तरह ही उनका रहन सहन हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे वो लोग अभी सिविलाइज होने लग गए, सेटल होने लग गए और सिटीज के अंदर आने लग गए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे हमारे पास मौजूद होती थी। ठीक है, तो ये तो था एंशिएंट एज। ठीक है, जहां पे हमारे पास क्या था, ये पूरी सभ्यता थी। अभी इस पूरी सभ्यता को हम सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते थे। अभी पंजाब जो है वो तो आया ही नहीं था। ठीक है, पंजाब का नाम तो देखो एंशिएंट एज में भी दूर दूर देखने को नहीं मिलता था। लेकिन पंजाब का नाम आता कहां से है, पहले वो देखते हैं। फिर देखिए, सेंट्रल इंडिया से कुछ लोग आते हैं हमारे देश के अंदर। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्यंस बोलते हैं। ठीक है, आर्यंस जो है अभी सेंट्रल एशिया से तो आएंगे, लेकिन बेटा डायरेक्टली ऐसे तो नहीं आ सकते ना, यहाँ तो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, हिमालयाज हैं। इतने बड़े बड़े हिमालयाज को क्रॉस करना सौखी बात है क्या? आर्यंस, वो भी इतनी बड़ी प्रजाति जो है, ऐसे तो नहीं आएगी। तो इन लोगों ने अपना रूट चेंज किया और ये खैबर पास वगैरह के थ्रू इंडिया में एंटर किए। जब इन्होंने इंडिया में एंटर किया तो जिस जगह के ऊपर, जिस जगह पे, जिस भूमि पे इन्होंने अपना सबसे पहला कदम रखा, वो भूमि कहलाई पंजाब की। अभी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आर्यंस ने अपना पहला कदम जो है हिंदुस्तान की सरजमीन पे कहाँ रखा था, तो पंजाब में रखा था, ये इसका आंसर बनता है। ठीक है जी, लेकिन पंजाब नाम तो देखो बहुत बाद में आया है। जब वो लोग आए थे और यहाँ पे सेटल हुए थे, जब सेटल हुए थे तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने आसपास का इलाका देखा और फिर उसका नाम रखा।
तो इलाके के अकॉर्डिंग जो नाम रखा गया, देखिए इंडस रिवर तो है ही, ठीक है, और इंडस के साथ साथ ये 5 इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर थी, ठीक है, तो इंडस प्लस ये 5 ट्रिब्यूटरीज टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई। और फिर एक और नदी जिसका नाम था घग्गर। घग्गर एक तरह की मॉनसूनल रिवर थी, जब तो मॉनसून आता तो दिखाई दे जाती और मॉनसून चला जाता तो वापस से सूखा पड़ जाता, ऐसा लगता कि यहाँ पे तो कोई नदी नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह से 7 नदियां जो थी वो उन लोगों ने ऑब्जर्व की कि जिस इलाके में हम रह रहे हैं, जहां पे हम अपना सेटलमेंट बना के बैठे हैं, वहां पे 7 नदियां हैं, जिनमें से सबसे बड़ी नदी जो है वो इंडस है। इसीलिए इन 7 नदियों के हिसाब से इन्होंने इस जगह का नाम रख दिया सप्त। सप्त मतलब होता है 7, और सिंधु, सिंधु किस लिए, क्योंकि सबसे बड़ी नदी उनमें से कौन सी थी, सिंधु यानी कि इंडस। तो अगर हम एंशियंट एज की बात करें तो हमारे पंजाब का सबसे पुराना नाम जो था वो क्या था, सप्त सिंधु, ठीक है, जहां पे आर्यंस आके रुके हुए थे। अभी हमारे पास जो है एपिक एज का क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे एपिक एज आती है, यानी कि अब आर्यंस आए हैं तो आर्यंस आगे क्रिएशंस भी करेंगे, अपने साथ ऋग्वेद लेके आते हैं, और आगे हम लोग जाते हैं और सारे वेद बनते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बनते हैं। लेकिन एक एज ऐसी आती है जहां पे एपिक आती है, यानी कि महाभारत और रामायण आती है। तो महाभारत और रामायण की एज में पंजाब का नाम क्या था, और वो नाम था पंचनाद। क्या नाम था, पंचनाद, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग जो 5 नदियां थी, 5 नदियां, नाद मीन्स नदी और पंच मीन्स 5 नदियों का जो समूह था, उसे उस जगह पे जो ये लोग जो है रह के अपनी एपिक एज लिखते थे। कहा जाता है कि 5 पांडव जो थे वो भी यहाँ पे आके कुछ टाइम के लिए सेटल हुए थे पंचनाद में, इसीलिए ये जगह पंचनाद के नाम से फेमस हुई, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे हमारे इंडिया के अंदर ग्रीक्स आने लगे, अलेक्जेंडर वगैरह आने लगे, तो उनकी भाषा के अकॉर्डिंग, ग्रीक भाषा के अकॉर्डिंग हमारे पंजाब का नाम और चेंज हो गया, और पंजाब का नाम पड़ गया पेंटोपोटामिया। पेंटोपोटामिया, ठीक है। तो ग्रीक लैंग्वेज में पॉट का मतलब क्या होता है, पोटाम का मतलब क्या होता है, जहां पे पानी होता है, पेंटो मतलब होता है 5, ठीक है। तो पेंटोपोटामिया मतलब 5 रिवर्स का संग्रह, ठीक है। तो इस तरह से ग्रीक्स ने भी जो है पंजाब का डिफरेंट नाम रख दिया, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने और आगे अपनी सिविलाइजेशन बढ़ाई और मॉडर्न नेम जो रखा वो रखा पंजाब, ठीक है। अभी पंजाब शब्द जो है ये पर्शियन भाषा में से आया हुआ शब्द है। जब मुगलों के राज, मुस्लिम्स के राज हमारे देश में होने लग गए थे, दिल्ली सुल्तानों के राज होने लग गए थे, तो उस समय जो है पर्शियन भाषा हमारे देश में आ गई थी, और उसी चीज को आज तक हम लेके चल रहे हैं, और नाम क्या रखा हुआ है, पंजाब, ठीक है। पंजाब मतलब 5 और आब मतलब रिवर, ठीक है। तो 5 नदियों का जो समूह है उसे हम पंजाब कहते हैं। लेकिन देखिए आज ना ये पंजाब जो है वो मिजनोमर है। मिजनोमर मतलब नाम कैसा है लेकिन एक्चुअल में कुछ और है, ठीक है। जैसे आंख के अंधे और नाम नयन सुख, ठीक है। नाम तो है इंसान का नयन सुख, लेकिन आंखों से वो अंधे हैं, तो कौन से नयन का उसको सुख है ना। तो इसी तरह से पंजाब जो है वो एक मिजनोमर है, क्योंकि अभी प्रेजेंटली हमारे पंजाब में देखिए 3 ही रिवर्स हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल है, सतलुज, रावी और ब्यास। चिनाब, झेलम और इंडस, इंडस का मतलब 20% पानी इंडिया यूज कर सकता है, ठीक है। वो भी लद्दाख रीजन का ही है, अपना पंजाब का नहीं है। तो ये बाकी की जो 3 रिवर्स थी, झेलम, चिनाब और इंडस, ये सारी पाकिस्तान को दी हुई हैं, ठीक है। हम सिर्फ इरिगेशन और एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए उन रिवर्स में से पानी ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो पंजाब के अंदर अभी जो नदियां बहती हैं वो 3 ही नदियां हैं, सतलुज, रावी और ब्यास, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया पंजाब के बारे में, तो अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लेस वेयर वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी लोकेटेड, जिसका नाम था तक्षशिला। देखिए तक्षशिला वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो आपको फिट फोटो दिखाई दे रही है, ये कहाँ पे है, रावलपिंडी में। तो ये क्वेश्चन हमारे पंजाब जी के लिए भाई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई किसी टाइम पे अपना पंजाब, पाकिस्तान पंजाब एक ही चीज होता था, ठीक है। तो डिवीजन से पहले भी ये क्वेश्चन बहुत फेमस था, और डिवीजन के बाद भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। तो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला, जिसका नाम था तक्षशिला, कहां पे लोकेटेड है, रावलपिंडी के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। प्रेजेंटली पाकिस्तान में है, लेकिन किसी टाइम पे अपने पंजाब का ही पार्ट हुआ करता था।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मोहेंजोदारो। ये स्पेलिंग थोड़े से आप ठीक कर लीजिए प्लीज, मोहेंजोदारो। वैसे एक्चुअल में इसका जो एक्सेंट है ना वो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, जोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो। अ टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ठीक है, तो किस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है मोहनजोदारो? तो यहाँ पे आंसर भी थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आंसर इसका इंडस आएगा, आप इसको प्लीज ठीक कर लीजिए, आंसर इसका गलत लिखा हुआ है, आंसर विल बी इंडस। मोहनजोदारो जो था वो इंडस नदी के किनारे पे बसा हुआ था, ना कि रावी नदी के किनारे पे, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। जबकि जो हड़प्पा था, ठीक है, हड़प्पा जो कि पहला टाउन ढूंढ के निकाला गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसीलिए सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन सभ्यता भी बन जाता है, ठीक है। हड़प्पा जो था वो रावी रिवर के किनारे पे था, जबकि मोहेंजोदारो जो था वो इंडस रिवर के किनारे पे था, ठीक है जी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का काफी इंपॉर्टेंट टाउन था मोहेंजोदारो, ठीक है, काफी एडवांस्ड, काफी अर्बन एरिया था, ठीक है। इसको माउंड ऑफ द डेड भी बोलते हैं, माउंड ऑफ द डेड, मोहेंजोदारो को माउंड ऑफ द डेड भी बोलते हैं, ठीक है। 1922 के अंदर इसका एक्सकवेशन किया गया था, ठीक है, इसका एक्सकेवेशन किया गया था 1922 के अंदर। यस, 1921 में हड़प्पा का एक्सकेवेशन किया गया था, मतलब ढूंढ के निकाला गया था कि हड़प्पा नाम का कोई अर्बन एरिया यहाँ पे होता था सबसे पहले, और उसके बाद 1922 के अंदर आर डी बनर्जी ने जो है वो खोज के निकाला था कि मोहेंजोदारो नाम का भी कोई सेटलमेंट हुआ करता था, ठीक है। तो काफी फेमस टाउन था हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। देखिए आज हम इसको यहीं तक डिस्कस करेंगे, आगे चल के जब हम लोग हिस्ट्री की वीडियोस बनाएंगे, जब हिस्ट्री की वीडियोस के अंदर हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस का, तब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल आज आप कुछ यही क्वेश्चन याद रखिए कि मोहेंजोदारो इज ऑल्सो कॉल्ड एज द माउंट ऑफ द डेड। 1922 के अंदर इसको एक्सकवेट किया गया था बाय आर डी बनर्जी, रखलदास बनर्जी के द्वारा, इट्स रखलदास बनर्जी, ठीक है, बाकी आर डी बनर्जी आता है पेपर में। 1921 के अंदर हड़प्पा जो कि पहली सिटी बनी जिसको हमने एक्सकवेट किया था, ठीक है, इट वाज द फर्स्ट सिटी टू बी एक्सकवेटेड, फर्स्ट सिटी हड़प्पा 1921 में बाय दयाराम साहनी, ठीक है। तो जब आगे हमारी क्लासेस चलेंगी तो इंडस वैली के ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि जैसे यहाँ पे सटाडल वगैरह होते थे, सेटलमेंट किस तरह की होती थी, एग्रीकल्चर कैसा होता था, तो ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ को इसको सिर्फ पंजाब जीके तक सीमित रख रहे हैं इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। त्रिगाथा वॉज द ओल्ड नेम ऑफ विच सिटी? द सिटी ऑफ जलंधर। देखिए जलंधर के बारे में त्रिगाथा, जैसे कि आपको नाम से फोटो में आपको दिखाई दे रहा है, जो एरिया, जो इलाका जिसके 3 साइड्स में पानी होता है, वाटर होता है, उस इलाके को हम त्रिगाथा कहते थे, ठीक है। तो जलंधर के भी 3 साइड्स में पानी है, ठीक है जी। और अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन सी रिवर है, तो देखिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अपने को अच्छी तरह से पता है कि कौन सी रिवर हमारे पंजाब में मेजर रिवर्स बहती हैं, वो बहती हैं सतलुज, रावी, ब्यास। तो कभी ये क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा है ना तो भी आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारे पंजाब का नाम जो है मिजनोमर है। पंजाब में और अभी सिर्फ 3 नदियां ही हमारे पास चल रही हैं, फेमस हैं, ठीक है। तो त्रिगाथा यानी कि 3 साइड्स जो है पानी से घिरा हुआ कौन सा शहर है, वो है जलंधर, ठीक है। अभी जलंधर का जो नाम है वो थोड़ा सा एपिक एज में भी हमें मिलता है देखने को। जलंधर का मतलब होता है जो एरिया पानी के अंदर होता है, जल के अंदर होता है, तो उस रिलेटेड भी इसका नाम जलंधर है। एक और लोग जो है मिथोलॉजीज के अंदर मानते हैं कि एक डीमन किंग होता था, राक्षस जो होता था, उसका नाम था जलंधर, तो उसके नाम की वजह से शहर का नाम जो है वो जलंधर है। तो जलंधर को लेके देखिए काफी सारे हमारे पास पॉइंट्स वगैरह दिए होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा क्वेश्चन जो है हमारे पास जो होता है त्रिगाथा आता है, त्रिगाथा, गार्था मतलब घिरा होना, और त्रि मतलब 3 साइड से, और 3 साइड से जब पानी से घिरा हुआ था तो उस एरिया को हमने क्या नाम दिया, जलंधर नाम दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द पायनियर्स ऑफ पंजाबी सूबा, ठीक है। तो पायनियर्स के नाम तो देख लीजिए, पायनियर्स वो होते हैं जो इन कामों में सबसे पहले पहल करते हैं, जो पहल करने वाले होते हैं वो पायनियर होते हैं। तो नाम है मास्टर तारा सिंह एंड संत फतेह सिंह। तो चलिए पंजाबी सूबा के बारे में थोड़ा कुछ समझ लेते हैं, ठीक है।
देखिए, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो जब देश आज़ाद हुआ था कि बेटा हमारे पास में स्टेट्स नहीं हुआ करती थी, हमारे पास क्या होती थी, ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई प्रेसिडेंसीज, ठीक है। प्रेसिडेंसीज मतलब ब्रिटिशर्स जो भी हमारे पास प्रेसिडेंसी बना के चले गए वो होता था, जैसे कि बंगाल, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, ठीक है। तो जैसे बंगाल की प्रेसिडेंसी में प्रेजेंट डे बिहार, उत्तराखंड, ये सारी चीजें मौजूद हुआ करती थी, उसी तरह से मद्रास के अंदर आंध्रा, तेलंगाना, ये तमिलनाडु, केरल, ये सारे आया करते थे। बॉम्बे के अंदर हमारे पास गुजरात आया करता था, ठीक है, और महाराष्ट्र आया करता था, गोवा आया करता था, ठीक है। तो उसी तरह से ना बहुत सारी प्रेसिडेंसीज थी, ठीक है। और कुछ जो थे प्रोविंसेस थे, स्टेट्स तो नहीं थी, प्रेसिडेंसीज थी, या फिर क्या थे, प्रोविंसेस थे। अभी प्रोविंसेस में बहुत सारे, जैसे कि यूनाइटेड प्रोविंसेस अगर हम बात करें तो हम उसे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को कहते हैं आज। यूनाइटेड प्रोविंसेस होता था किसी टाइम पे यूपी, ठीक है। अपना मध्य प्रदेश जो होता था किसी टाइम पे, यानी कि एमपी, मध्य प्रदेश किसी टाइम पे होता था सेंट्रल प्रोविंसेस, ठीक है। तो प्रेसिडेंसीज और प्रोविंसेस जो है हमारे पास बचे थे। उसी तरह से पंजाब के बारे में चले तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से फेमस था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। नाम याद रखना इस चीज का, मैं लिख ही देती हूं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। तो ऐसे फेमस था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हमारा। अब ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो ये भी हमारे पास क्या था, प्रोविंस था। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका था उसको नेफा बोलते थे, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी बोलते थे। चलो सब कुछ याद रखने की हमें जरूरत नहीं है। तो बेटा 1947 के बाद हम लोग सभी चीजों में सब कुछ छोड़ के हम बिजी हो गए अपना संविधान बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में। और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के साथ साथ हमारे देश के कोने कोनों में ना लोगों में विवाद होने लग गया, ठीक है जी। जैसे बंगाली जो हैं वो कहते हैं हम भोजपुरी लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, वो भोजपुरी भाषा बोलते हैं, हमें उनके साथ नहीं रहना। मद्रास में तेलुगु और मलयालम भाषा वालों में आपस में झगड़े होने लग गए। बॉम्बे के अंदर जो गुजराती थे वो गुजराती भाषा बोलते थे, जो महाराष्ट्र थे वो जो है अपनी भाषा बोलते थे, गोवा वाले कोंकणी भाषा बोलते थे। तो इस तरह से सभी आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने लगे कि तुम्हारी भाषा अलग है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। तो इसी तरह से ना बहुत जो है कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे थे। वैसा ही कन्फ्लिक्ट जो है अपने पंजाब में यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी अराइज होने लगा। तो यहां पे भी कहा जा रहा था कि देखिए हमारा ना पंजाबी सूबा अलग बना दीजिए, ठीक है, यानी कि एक ऐसा इलाका बना दीजिए, उस इलाके के अंदर जो है सिर्फ पंजाबी स्पीकिंग लोग होने चाहिए, हिंदी स्पीकिंग नहीं होने चाहिए, ठीक है। अभी देश के कोने कोनों से इस तरह की रिक्वेस्टें आ रही थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे दबाव था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फजल अली कमीशन अपॉइंट किया, ठीक है, और जेवीपी कमीशन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, पोती श्रीराम मल्लू, इस तरह के बहुत सारे सेशन जो हैं, पोताबी सीतारमैया, ठीक है, बहुत सारे जो हैं वो हमारे पास बना दिए इन्होंने, बहुत सारे सेशंस बना दिए। अभी इन सब लोगों ने क्या एक सोर्स निकाला कि देखिए इस तरह से जो है हम डिवीजन नहीं कर सकते, अगर हम लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड करना शुरू कर देंगे तो इससे हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है ना उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, और डाइवर्सिटी को फर्क पड़ेगा तो हमारा इंडिया की जो इंटीग्रिटी और यूनिटी है वो टूट जाएगी, ठीक है। तो अगर हम अपना डाइवर्स कंट्री बना के रखते हैं, वैसे भी पता ना इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, बहुत तरह की रेसेस हैं, बहुत तरह के लोग हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, और इसकी जो अखंडता है यही हमारा जो है मूल सिद्धांत है हमारे उसका, हमारे संविधान का, ठीक है। तो इसी अखंडता के को टूट जाएगी अगर हम लोगों ने इस तरह से डिवाइड कर दिया, यानी कि लैंग्वेज के बेस पे हमने अलग अलग जो है राज्य बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। तो भाई सरकार ने इनकी बात नहीं मानी, तो फिर धीरे धीरे प्रोटेस्ट और बढ़ने लगा। तो मद्रास के अंदर क्या हुआ कि एक बहुत ही काफी रिनाउंड पर्सन थे पोती श्रीराम मल्लू। भाई इन्होंने इस एजिटेशन के लिए 56 डेज का 56 दिनों का हंगर स्ट्राइक कर दिया।
और अभी उम्र इनकी काफी हो चुकी थी, तो 56 दिन के हंगर स्ट्राइक में इनकी मृत्यु हो गई। तो अभी जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे दुनिया के कोने कोनों में, वो सब जो है वो क्लैशेस में बदलने शुरू हो गए थे। तो अभी सरकार को लगा कि देखिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो फिर सरकार ने सोचा कि चलो ठीक है, अब हम लेके आते हैं स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, तो 1953 के अंदर जो है जब ये सब कांड हुआ, प्रोती श्रीरामल्लू की मृत्यु वगैरह हुई, तो जल्दबाजी में आंध्र प्रदेश को जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था लैंग्वेज के बेसिस पे, पहला स्टेट हमारे देश का बन गया था। तो इन द ईयर 1953 आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट बन गया हमारा आंध्र प्रदेश 1953 के अंदर। उसके बाद देखिए अभी 1953 के अंदर आंध्रा को बना दिया, तो बाकी सारे राज्यों में भी तो देखो प्रॉब्लम होगी ना, सभी कहेंगे हमको अलग करो, हमको अलग करो। और वैसा ही अराइज हो रहा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, जिसको कहा कि हमारा जी पंजाबी सूबा अलग बना के दो। तो अभी सबने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि यार पार्शियलिटी तो देखो नहीं कर सकते, अभी एक स्टेट बना दिया है, वहां पे इतने ज्यादा क्लैशेस हो रहे थे, उस डर से हम लोगों ने बना दिया है, तो अब बाकियों को भी बना देते हैं। हम वेट थोड़ी ना करेंगे इस चीज का कि कहां पे कब प्रोटेस्ट होंगे और फिर वो होगा, काम करेंगे। तो इन्होंने जो है पंजाबी सूबा की डिमांड पहले तो एक्सेप्ट नहीं हुई थी, लेकिन बाद में 1966 के अंदर अगर मैं बात करूं, 1 नवंबर 1966 को हमारे पंजाब का ट्राइफर्केशन हो गया था। ट्राइफर्केशन का मतलब है 3 हिस्सों में टूटना, फर्केट होता है टूटना और ट्राई मतलब होता है 3, तो 3 हिस्सों में हमारे पंजाब का ट्राइफर्केशन हो गया था, जिसमें हिंदी बोलने वाले हरियाणा में भेज दिए गए थे और डोगरी भाषा बोलने वाले हिमाचल में डाल दिए गए थे और पंजाबी बोलने वाले का जो है पंजाब क्रिएट कर दिया गया था। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है पंजाबी स्पीकिंग की वो हमारे पंजाब के अंदर आई थी। लेकिन इसके साथ ही गवर्नमेंट ने यह भी इंश्योर कर दिया था कि अगर कोई और भाषा बोलने वाला आपके एरिया में, आपके इलाके में रहना चाहता है तो आप उसको मना नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको सिर्फ एरिया को लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड कर रहे हैं, डाइवर्सिटी के बेस पे डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कल को कोई और पर्सन आके यहाँ पे रहता है, हिंदी स्पीकर या गुजराती स्पीकर आके रहता है, तो आप मना नहीं कर सकते उसको। तो इस बात के ऊपर सारा का सारा जो है सेटलमेंट हो गया था। सो दिस वाज पंजाबी सूबा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि पंजाबी सूबा के जो पायनीर हैं वो कौन थे, तो वो थे मास्टर तारा सिंह एंड संत फतेह सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखिए क्वेश्चन आता है हमारे पास पेप्सू से रिलेटेड, पटियाला एंड द ईस्ट पंजाब ईस्ट स्टेट यूनियन। ठीक है, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो देखिए हुआ क्या था, जब आपको स्क्रीन ही ले चलते हैं, नहीं देखिए जब 1947 में देश आजाद होना था और लॉर्ड माउंटबेटन के ऊपर इस तरह का काम सौंपा गया था, माउंटबेटन के ऊपर, तो माउंटबेटन ने डिक्लेरेशन दिया था कि इंडिया बना दीजिए, पाकिस्तान बना दीजिए। ठीक है, जिन लोगों ने इंडिया ज्वाइन करना है वो इंडिया ज्वाइन करें, जिन राज्यों ने पाकिस्तान ज्वाइन करना है पाकिस्तान ज्वाइन करें, लेकिन अगर कुछ लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई हमारे देश में 563 प्राइंसली स्टेट्स ऐसे थे जो राजे महाराजाओं के प्रदेश थे। वो कहते कि ना तो हमको हिंदुस्तान में रहना है ना हमको पाकिस्तान में रहना है, हमें अपने अपने अलग राज्य चाहिए। ठीक है, तो अभी लॉर्ड माउंटबेटन के डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग ये काम तो हो गया, लेकिन अभी इंडिया को परेशानी हो रही थी कि यार इतने सारे छोटे छोटे राज्य जो है उस एरिया में बनेंगे तो इंडिया कितना सा रह जाएगा वर्ल्ड के मैप पे, है ना, पहले ही छोटा सा है बेचारा और कितना सा छोटा सा रह जाएगा वर्ल्ड के मैप पे। तो इस तरह का जो था प्रॉब्लम था। तब इन्होंने अपने जो पर्सन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके बारे में मैं बात करूंगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इन्हें एक दायित्व सौंपा और वो दायित्व क्या था कि सभी एरियाज को यूनाइट करना है। ठीक है, सभी एरियाज को यूनाइट करना है। तो इन सभी प्राइंसली स्टेट्स के पास जा जाके इन्होंने संधि करी और सभी को इंडिया के अंदर किसी ना किसी तरीके से शामिल कर लिया। ठीक है, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर अड़ियल थे, वो नहीं हो पाए शामिल। ठीक है, तो वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे जब भी हम उसको स्टडी करेंगे, तो उनका स्टेटस हम तब देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर वगैरह का। फिलहाल हम पेप्सू पे आते हैं।
तो जैसे इस तरीके से प्राइंसली स्टेट्स क्रिएट हुए तो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में भी कुछ प्राइंसली स्टेट्स थे, 8 प्राइंसली स्टेट्स थे। उन 8 प्राइंसली स्टेट्स को जो है कंबाइन किया था वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। तो कहा जाता है कि प्राइंसली स्टेट्स को जो कंबाइन करने वाला काम था वो किसका था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पेप्सू का निर्माण किया था, ठीक है, पेप्सू का निर्माण इन्होंने किया था। अब ये 8 प्राइंसली स्टेट्स कौन से थे, इनके नाम लिख लेते हैं। एक तो था पटियाला, जींद, नाभा, ठीक है, कपूरथला, मलेरकोटला, एक था अपने पास फरीदकोट, ठीक है, फिर था कलसिया और एक था नालागढ़। तो ये 8 प्राइंसली स्टेट्स थे, इन सब ने मिलकर आपस में पेप्सू बना लिया और पेप्सू की जो कैपिटल रही वो कैपिटल थी पटियाला, ठीक है। पेप्सू की जो कैपिटल रही वो रही पटियाला। अभी जो एरिया बन गया, पेप्सू बन गया भाई, इसके कोई ना कोई अपॉइंटमेंट भी होंगी, है ना। तो जो फर्स्ट सीएम थे, जो फर्स्ट सीएम अपॉइंट हुए थे पेप्सू के, वो कौन थे, उनका नाम था सरदार ज्ञान सिंह राडेवाला। ये लिख देती हूं मैं, सरदार ज्ञान सिंह राडेवाला, ठीक है। और इनके जो राज प्रमुख थे, जैसे कि गवर्नर के बराबर ही होता था राज प्रमुख, ठीक है। तो इनके पहले जो राज प्रमुख थे वो थे लास्ट रूल महाराजा ऑफ पटियाला यादविंदर सिंह, ठीक है। तो लास्ट महाराजा ऑफ पटियाला, और उसके बाद तो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बन गया, रूल्स वगैरह ऐसे आ गए कि अभी कोई प्राइंसली स्टेट्स वगैरह नहीं है, ठीक है। तो अभी फिलहाल पटियाला, ये जो प्राइंसली स्टेट्स थे 8 पेप्सू, ठीक है। तो पेप्सू की कैपिटल थी पटियाला, फर्स्ट सीएम थी सरदार ज्ञान सिंह राडेवाला, ठीक है। राज प्रमुख थे इसके यादविंदर सिंह। तो इनके बारे में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। पेप्सू का जो हाई कोर्ट था वो पटियाला में ही था, ठीक है। और पेप्सू को बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। नाउ अभी एक और क्वेश्चन कि ये कब तक रहा, ठीक है, पेप्सू कब तक रहा। ये रहा 1948 से लेके 1956 तक, ठीक है। क्योंकि 1956 में आ गया था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आ गया था। उस कमीशन के तहत सभी एरियाज को जो है लैंग्वेज के बेसिस पे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 1956 के बाद पेप्सू जो है वो पंजाब के अंदर मर्ज कर दिया गया था, ठीक है जी। तो यहां पे हम नोट कर लेते हैं कि 1956 में पेप्सू और पंजाब आपस में मर्ज हो गया था, और फिर कॉमन कैपिटल ये लोग शेयर करते हैं अपनी चंडीगढ़, ठीक है जी। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, और यही क्वेश्चन हमसे पूछा है। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है, तो किस टाइम तक रही है, 1948 से लेके 56 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकमेंडेशंस ऑफ विच कमीशन लेड टू द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब इन 1966। देखिए, पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा लेट हुआ है। 1956 के अंदर बहुत सारे एरियाज का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, तो प्राइंसली स्टेट्स खत्म कर दिए गए थे, लेकिन पंजाबी सूबा जो मूवमेंट थी उसके अकॉर्डिंग जो है फाइनली हमको बात माननी पड़ी। तो शाह कमीशन, जस्टिस शाह थे, ठीक है। जस्टिस शाह के साथ और भी इनकी पार्टी में 2 मेंबर और थे, ठीक है। उनके नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। ये तो थे जस्टिस जेसी शाह, ठीक है। इसके अलावा जो थे वो थे एस दत्त थे, ठीक है, लिखना लिख लो, याद रखना कर लो, और एमएम फिलिप्स, ठीक है। ये दोनों और थे। इन तीनों ने इस कमीशन को बनाया और रिकमेंडेशन किया कि यार पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज के बेसिस पे होना जरूरी है, और इसीलिए 1966 के अंदर हमारा पंजाब जो है वो ट्राइफर्केट हो जाता है, ठीक है। तो कई बुक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि पंजाब का जो फाउंडेशन डेट है वो यही लिखा होता है 1 नवंबर 1966, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था भाई। पंजाब तो तभी बन गया था अपना जब देश आजाद हुआ था, ठीक है, लेकिन उस समय वो था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस,
ठीक है, उसके अंदर पेप्सू भी था, लेकिन अभी जो है वो सब कंबाइन हो चुका था 1956 में, तब भी हमारे पास पंजाब बन गया था। लेकिन अभी पंजाब के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, हिंदी स्पीकर्स भी मौजूद थे और हिमाचली भाषा बोलने वाले भी मौजूद थे। तो 1966 के अंदर शाह कमीशन ने आके रिकमेंडेशन दिया कि देखिए पंजाब को थोड़ा सा जो है डिवाइड करना हमारे लिए जरूरी है। तो 1966 के अंदर जो है पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया था। ठीक है, तो पंजाब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जिसके तहत हमने हरियाणा और हिमाचल को बाहर निकाल दिया था। राइट, आई होप ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन ऑफ 1973। ठीक है, तो साफ साफ आपको दिया हुआ है, देखिए, इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट ऑफ डिमांड्स फ्रेम्ड बाय द कमिटी ऑफ अकाली दल एट आनंदपुर साहिब। ठीक है, आनंदपुर साहिब में उन्होंने कुछ डिमांड्स फ्रेम की थी, जैसे कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को दे दिया जाए, जबकि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की कॉमन कैपिटल है। ठीक है, काफी सारी चीजों में से जो है वो पंजाब को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, जैसे कि मिलिट्री में कितने लोग होंगे वो पंजाब डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी इस रेजोल्यूशन के अंदर जिसमें पंजाब एक डिसेंट्रलाइज्ड एरिया बनना चाहता था। ठीक है, देखो हमारा जो इंडिया है ना वो डिसेंट्रलाइज्ड सिर्फ और सिर्फ विलेज लेवल पे है, यानी कि पंचायती राज हम बनाते हैं। ठीक है, अदरवाइज हमारा इंडिया जो है वो फेडरल है। फेडरल मतलब पावर तो देखो स्टेट्स के पास है, लेकिन क्वासी फेडरल बन गया बाद में। मतलब कि कभी अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है सेंटर और स्टेट के बीच में तो सेंटर की चलती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है हमारा इंडिया फेडरल नेशन है। ठीक है, लेकिन ये चाहते थे, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन वाले चाहते थे कि यार डिसेंट्रलाइजेशन हो जानी चाहिए, मतलब पंजाब अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेगा। ठीक है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का खुद का संविधान वगैरह था, उन लोगों ने अपना अलग से काम शुरू किया हुआ था, उसी तरह से वो चाहते थे कि यार हमारा पंजाब भी डिसेंट्रलाइज्ड रहे, यानी कि सेंटर की उसमें ना चले, हमारी चले। तो मैक्सिमम जो है चीजें हम अपने आप हैंडल करें पंजाब की, सेंटर गवर्नमेंट उसके बीच में ना आए। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, एक आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अकाली दल ने जो कुछ डिमांड्स की थी आनंदपुर साहिब में, उन्होंने डेक्लेरेशन एक डॉक्यूमेंट दिया था, तो इसलिए इस चीज का जो नाम है वो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पड़ गया था। तो ईयर याद रख लेंगे हम थोड़ा सा, 1973 के अंदर आया था, और इसी के बाद जो है बहुत सारे कन्फ्लिक्ट बनने शुरू हो गए थे। ठीक है, चलिए तो फिर आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेम द ऑपरेशन टेकन अप बाय द इंडियन मिलिट्री टू रिमूव आर्म्ड सिख सेपरेटिस्ट फ्रॉम गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, तो आपको याद होगा कि उस समय जो है पिंडरावाले का केस जो है वो चल रहा था। तो पिंडरावाले जो है वो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस कलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो वो हरमंदिर साहिब के अंदर जो है वहां पे चले गए थे और लोगों को मिलिटेंसी की नॉलेज भी दे रहे थे, सिखा भी रहे थे। ठीक है, तो उस समय काफी सारे जो थे लोग चाहते थे कि ये इस तरह का आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है वो टेररिज्म को बढ़ावा देगा, तो इस तरह की चीजें जो है हरमंदिर साहिब में नहीं होनी चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब बीच में इन्वॉल्व होती है, और इंदिरा गांधी जो है वो काफी दिनों तक तो चलो वेट करती है कि अपने आप ही कुछ सेटलमेंट हो जाए, लेकिन सेटलमेंट नहीं होती है। तो फाइनली वो ऑपरेशन ब्लू स्टार चला देती है, जिसमें जो कमांडोज हैं, मिलिट्री कमांडोज जो थे, इंडियन आर्मी जो है, इंडियन मिलिट्री जो मैं कहूंगी, कमांडोज ने आके हरमंदिर साहिब पे अटैक किया। ठीक है, और अब फोटो में देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से बम्बार्डमेंट हुई थी, कितनी बुरी तरह से हालत हो गई थी। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रिपेयर भी करवाया। ठीक है, लेकिन सिख इतना ज्यादा नाराज थे इस एक्ट की वजह से कि उन्होंने कहा कि यार हमें आपकी रिपेयरमेंट नहीं चाहिए, अपनी वापस करो। उसको कोलैप्स किया और दोबारा से सिखों के द्वारा जो है इसको दोबारा से गोल्डन टेम्पल को अच्छे से बनवाया गया। ठीक है, तो ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इंदिरा गांधी का काफी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा था, और उसके बाद इस ऑपरेशन को रजामंदी देने की वजह से इंदिरा गांधी के ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उनको असासिनेट कर दिया, उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। नाउ तो आज की क्लास में हमारे लिए इतना ही। आई होप आज की क्लास में काफ़ी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने गैदर कर ली है। तो नेक्स्ट हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ, और उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये एक क्रैश कोर्स है, तो इसमें मतलब पूरी कंप्लीट जो है हिस्ट्री, पॉलिटी या सारा सिलेबस तो देखिए नहीं करवा पाएंगे, लेकिन हाँ 90% वही क्वेश्चंस कवर करवाए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ साथ हम जो है आगे क्वेश्चंस का डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, तो
तो क्रैश कोर्स है, इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हमें काफ़ी उम्मीद है कि क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं आपसे सेम टाइम सेम जगह।